सो लेट्स डू अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग एक बार से प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर चुके हैं। यहां से मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा, और वो सेट क्वेश्चन है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन आपके मेंस में यूपी पीसीएसजे हो या आपका दिल्ली जुडिशरी हो या एमपी जुडिशरी हो, ये एक सेट क्वेश्चन है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर जगह आता है। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल से एक ही क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए आपके, दैट इज द डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे एक बार स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास कर चुके हैं। नाउ दिस इज मेंस ओरिएंटेड क्लास एंड विद इन दिस यहां से भी कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां से आपको आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए करानी जरूरी है कि ऐसा नहीं कि मेंस की क्लास में से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मेनली मेंस का। तो दिस इज व्हाट डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। यहां पर आपको आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, वो सीक्वेंस समझने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, यहां पर कुछ केस लॉज आएंगे। अभी एक सीक्वेंस है बनेगी, जैसे कि सीक्वेंस बनी थी आपके आर्टिकल 12 में, एक फ्लो में लॉ बहता है, ऐसे ही यहां पर भी एक फ्लो है, उसको आपको समझना पड़ेगा और वैसे ही उसको आपको याद करना पड़ेगा। समझे आप लोग? कर लेंगे। एंड उसके बाद में पॉइंट्स में आप लोग याद करेंगे, शॉर्ट नोट लिखवाया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाया जाएगा आप लोगों से आपके ड्यूरिंग कमिंग टेस्ट। बढ़े आगे। नाउ प्लीज सी दिस। बेस स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल 37 से। 37 की जो लैंग्वेज है वही इसकी इंपॉर्टेंस बताती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। प्लीज सी दिस, हम लोगों ने पढ़ चुका है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कि ये एनफोर्सेबल नहीं होंगे कोर्ट में जाकर के इनको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, लागू नहीं करा सकते। इट मींस व्हाट, अगर इनका कहीं वॉयलेशन हो रहा है तो हम इनको एनफोर्स नहीं करा सकते, यही बात है ना। सेकेंडली, बट द प्रिंसिपल्स देयरइन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आई होप आप लोगों ने रट रखा होगा। जब मैंने आपसे कहा था कि यही आर्टिकल है, आपको जो पूरी एग्जैक्ट लैंग्वेज रटनी पड़ेगी, तो दो बातें आ गई इसमें। पहली बात, नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल नहीं है। सेकंड, इट इज समथिंग नेगेटिव। इसमें आता है कि आपको लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू इससे कम है, लेकिन इट इज हाईली पॉजिटिव। सेकंड लाइन, बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन, कि इन प्रिंसिपल्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर है, इनमें जिन सिद्धांतों को दिया गया है, लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो देश की जो गवर्नेंस है उसके लिए मूलभूत सिद्धांत है वो। तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है, समझे आप। नॉन एनफोर्सेबिलिटी नेगेटिव बात, बट बीइंग फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज ए हाईली पॉजिटिव बात। समझे बात? कर लेंगे। ब्रेक करके क्यों पढ़ा रहा हूं, याद भी कर पाएंगे शायद इस तरीके से, ठीक है। एंड थर्ड, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। एंड बिकॉज ऑफ दीज इंपॉर्टेंस, because of the importance of these directive principles, it is the duty of the state to apply these principles in making law। जब आप लॉ बना रहे होंगे तब आपको इन सिद्धांतों को उसमें अपनाना होगा। तो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज पर आर्टिकल 37। नाउ जो खास बात क्या है, जहां से निकल कर आई बात है कि रिलेशनशिप की बात करनी क्यों शुरू की हम लोगों ने, व्हाई द क्वेश्चन केम इनटू लाइट, व्हाई वी स्टार्टेड discussing the relationship between fundamental right and directive principles. That is the line that the provisions contained in this part, that is part 4, shall not be enforceable by any court. And you see, this is the fundamental rights are enforceable by the courts, article 32, and the directive principles are not so enforceable by any court. तो this is the जो बेड रॉक है, जो मूलभूत डिफरेंस दिखता है, लिटरल जो डिफरेंस दिखता है दोनों में, वन पार्ट इज एनफोर्सेबल एंड अदर इज नॉट एनफोर्सेबल। तो हु इज सुपीरियर, विच पार्ट इज सुपीरियर, पार्ट 3 इज सुपीरियर और पार्ट 4 इज सुपीरियर? दैट इज द क्वेश्चन टू बी डिस्कस हियर, समझे आप। बिकॉज पार्ट 3, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, दीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ओके, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, एंड दिस इज व्हाट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। सेकेंडली, इसका इफेक्ट क्या है, दिस इज and the courts are bound to declare as void any law that is inconsistent with the fundamental rights। कि अगर कोई लॉ inconsistent है किससे, with fundamental rights, then courts are bound to declare void। and this is article
13, you know it, 31 and 32 में ये बात तो कही गई है. Courts are bound to declare such law void. क्यों? Because it is inconsistent with the fundamental rights. यार ये हीटर चला रखा है या एसी चला रखा है? जब देखना क्या टेम्परेचर है. 36 कर दो उसको. 18 नहीं, 23rd. Please keep it 23. It's very uncomfortable. पसीना आने लगा. 23 is most comfortable. जब इतने लोग बैठे हों. हो गया? Thank God. चलिए यहाँ देखते हैं. And the courts are bound to declare. कोर्ट अगर कोई लॉ ऐसा है which is inconsistent with the fundamental right, कोर्ट की ड्यूटी क्या है? कोर्ट will declare it void. But this is not so in case of directive principles. अगर कोई लॉ ऐसा है which is violating, which is going against the fourth part, that is the directive principles, courts are not obliged, courts cannot declare such law void. So this is the difference between the fundamental right and the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. एंड प्लीज सी द वर्ड्स, डिफरेंस इन द वर्ड्स क्या होता है. एक है, अगर क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिस क्वेश्चन 1. डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. दिस इज अनदर क्वेश्चन. डोंट गेट बी कंफ्यूज बिटवीन टू डिफरेंट क्वेश्चंस. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है, मूल अधिकारों में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है, यह हुआ एक क्वेश्चन. इन दोनों में क्या संबंध है, यह हुआ दूसरा क्वेश्चन. तो जब प्लीज अगर मेन से क्वेश्चन आ जाए तो उसको ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया, अंतर पूछा है या रिलेशन पूछा है. जब रिलेशन पूछेंगे तो आप अंतर को ब्रीफ में डिफाइन करेंगे बस, और जब वो डिफरेंस पूछेंगे तो केवल आप डिफरेंस को पॉइंट आउट करेंगे, रिलेशन के उसमें नहीं जाएंगे. आप समझे. आप कहीं ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट दो तारे दिखाई दिए, टिमटिमाए और कर हो जाओ शुरू, जो भी आता है फटाफट उगल दो, बाकी तो एग्जामिनर देखेगा. ऐसे मत करना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, तो ये जर्नी स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से, इनिशियल स्टेज से. द केस इज व्हाट, फर्स्ट केस इज मेड्रास वर्सेस चंपाकन दोराराजन 1951 केस था. विच इज सुपीरियर, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या डीपीएससी सुपीरियर है. तो इसलिए पहली जो आपकी जो यात्रा शुरू होती है, कहां शुरू होती है, दिस द केस ऑफ मेड्रास, स्टेट ऑफ मेड्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन, 1951 का केस है ये. इसमें क्या कहा गया, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिखा हुआ है यहां पर, देख सकते हैं इसमें आप. इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने में क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल. Fundamental rights would prevail means what? Fundamental rights are superior to directive principles. This is the first stage of this relationship. In that era, 1951, उसमें क्या कहा गया कि अगर इन दोनों में आपस में टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट है, इधर देखो, कॉन्फ्लिक्ट है अगर, तब हम फंडामेंटल राइट्स को वरीयता देंगे. मींस हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर करेंगे और फंडामेंटल राइट्स, क्यों, क्योंकि वो एनफोर्सेबल हैं, वो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है. अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट टकराएंगे, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब हम ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट्स को वरीयता देंगे. फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. बात समझ में आई. दिस इज द इनिशियल स्टेज एंड दिस इज द केस ऑफ मेड्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन. आई होप भूल जाएंगे आप लोग, नहीं भूलेंगे, रेज हैंड जो लोग भूलना नहीं चाहते इसको, लेकिन मजबूरी में भूलेंगे, है ना, रिवीजन नहीं हो पाएगा तो वो आपकी मजबूरी, क्या कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू सेकंड स्टेज. देन नेक्स्ट केस इज कम स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह. इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे और इसी सीक्वेंस में आपसे पूछेगा भी क्वेश्चन, वो एग्जामिनर साहब पूछेंगे इस सीक्वेंस में आपसे, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह. इसमें क्या क्या थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाइड किया अपने व्यू को, और इसके लिए आपको मेंस में लिखने के लिए आपको ये लाइन रट लेनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना. हम लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कोर्ट रिलाइड ऑन आर्टिकल 39 इन डिसाइडिंग. सी, ये वो टाइम है, वो एरा है जब जमींदारी एवोल्यूशन की बात चल रही है. आप लोग अपने यूपीपीएससी के लिए जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट पढ़ेंगे भी. जमींदारी सिस्टम क्या था मालूम है ना, जमींदारी सिस्टम में क्या था कि पहले जमींदार थे, दे वर द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि वो पूरे उनके एरिया से जो जमींदारी में एरिया आएगा
उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और सरकार को देंगे। जो रिवेन्यू कलेक्शन का एक तरीके से ठेका ले लिया उन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्किंग में होता है, पार्किंग में एमसीडी ने पार्किंग से आपने ठेका ले लिया। अब पार्किंग में जितने व्हीकल्स आएंगे पार्किंग वाले अपने हिसाब से पेमेंट लेते हैं, सही है ना। ऐसे ही जमींदार ने एक तरीके से ठेका ले लिया कि अगर मेरे एक गांव की जमींदारी है तो यहां से मैं आपको सरकार को मान लीजिए 5 लाख रुपए साल का दूंगा, सरकार को अब कुछ मतलब नहीं है। अब क्या करेगा जमींदार साहब, क्या करेंगे, उन 5 लाख की वसूली वो उस जो गांव है उसके रहने वाले हैं जो किसान हैं उनसे करेंगे और वो मनमानी वसूली करेंगे। सरकार को फिक्स इनकम मिल गई। तो ऐसे उसमें क्या था कि जो किसान अपना ऋण वो रिवेन्यू नहीं दे पा रहा है उसकी धीरे धीरे जमींदार सबके पास बढ़ती जा रही है। और हुआ क्या कि एक बार जो किसान है वो क्या बनते जा रहे हैं, लैंडलेस बनते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भूमि जो है सारी वो जमींदारी के पास आते जा रहे हैं। तो अब ये 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो तब से बात चली कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये जो लैंड है, मेटेरियल रिसोर्सेज, आपने पढ़ा 39B एंड C क्या कहते हैं। 39B क्या कहते हैं, कैन यू रीड इट प्लीज। 39B 39B प्लीज, आई शो यू। इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड बी है 39B that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। जो material resources हैं उनका distribution ऐसा होना चाहिए and land is one of the material resources। जो land है उसका भी distribution ऐसा होना चाहिए। Now इसके अनुपालन में क्योंकि distribution करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब क्या आएंगे, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट आएंगे कि यहां से जमींदारी को एवोलिश किया जाए और लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन्स। नाउ दिस इज, तो जब हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हम किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर रहे हैं एंड दैट लॉ विल बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन देयर विल बी ए क्वेश्चन कि वेदर फंडामेंटल राइट शुड प्रिवेल और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड प्रिवेल। समझे बात आप लोग। अब क्या स्टोरी, क्या बैकग्राउंड आ रहा है वहां पर। ये अब आ जाते हैं, आपका ये केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। इसमें क्या कहा कि कोर्ट रिलाइड ऑन आर्टिकल 39 समझ गए आप, कि अगर ये जो एक्ट है जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट वाज चैलेंज्ड एंड इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 39। The validity of this act was challenged, being it's unconstitutional, but court declared in favor of the act on the basis of what? Article 39। समझे आप लोग। तो this is a little bit modified। इससे पहले का जो व्यू था कि कुछ नहीं सोचना, कॉन्फ्लिक्ट है तो फंडामेंटल राइट शुड प्रिवेल, you should declare law void। This is the first rigid stand। Now stand is little bit modified कि we will see what is the purpose of the act and it was the public purpose। Zamindari Evolution Act was passed for a public purpose, so we will not go with the rigid formula and declare it void। No, we will see it whether it is for public purpose or not, then we will declare it। अंतर समझ रहे हैं आप इसमें। एक तो ब्लंटली हाथ बांध रखी है कि हाँ जी हाँ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन में, ठीक है नहीं कॉन्फ्लिक्ट है, नो 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 नॉट ऑल, हटाइए फाइल, void। No, okay, there is a conflict, but why conflict? Which is the act? Sir, Zamindari Evolution Act. Why it was passed? Sir, it was passed to serve a greater public purpose। Okay, let's see it now। This is the modified approach now। समझे आप लोग। अब बढ़ूं आगे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं without explaining? No, thank you। Now ये हुई 2 स्टेजेस, मेड्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन और स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर। इनमें 2 केसेस में क्या आ रहा है मैंने दिया, फिर आई एम रिमाइंडिंग अगेन। इन केस ऑफ एविडेंस एक्ट वी हैव टू लर्न केस लॉज, नेम, फैक्ट्स एंड डिसीजन, बट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली वी हैव टू लर्न ओनली व्हाट वाज हेल्ड इन द केस लॉज। दिस इज द कोचिंग। जनरली स्टूडेंट्स यही अपने आप सेल्फ स्टडी करते हुए या फिर कहीं और जहां से भी कोचिंग ले रहे हैं यही नहीं समझ पाते कि हर केस के फैक्ट्स रटने बैठ जाएंगे। अगर आप इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप, तो पता चला स्टेट ऑफ
बिहार और कामेश्वर सिंह में पूरे की पूरी एक पेज भर जाएगा आपका, चंपाकम दुर्राइजन में पूरे के 2 पेज भर जाएंगे। बट वी हैव टू सी ओनली द क्रक्स, इस केस में कहा क्या गया और सेकंड केस से इसकी कनेक्टिविटी क्या है, कोई सीक्वेंस बन रही है या नहीं बन रही है। चलिए बढ़े आगे। नाउ दिस इज थर्ड स्टेज। कंप्यूटर जी, दिस इज री केरला एजुकेशन बिल 1957। दिस इज द रेफरेंस अंडर आर्टिकल एडवाइजरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल है? 143। बाइंडिंग है या नहीं है? इट इज बाइंडिंग। आई एम टेलिंग यू नाउ, गलत बोलना छोड़ दो, अब जितने तुम्हारी लाइफ लाइन थी सब खत्म कर चुके हो। इट इज नाउ बाइंडिंग। सी योर नाउ, सी दिस इज री केरला एजुकेशन बिल थर्ड स्टेज। व्हाट इट सेज कि कोर्ट मे नॉट एंटायरली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Now again, this is the again further modification in the view of Honorable Supreme Court, that in case of conflict, though the directive principles cannot override the fundamental right, this is, please see this language, and I hope you will learn it in toto to fetch very good marks. Don't be overconfident, please. नीचे पढ़ो इसके फिर। मैंने ये कहा है कि एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग होगी या नहीं होगी। जब वो दे देगी बाइंडिंग तो फिर ये तो आप कुछ भी समझो। मैंने कहा एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग है या नहीं है, रिवाइंड करो, रिकॉर्डेड है। एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग है या नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि एडवाइजरी ओपिनियन देने के लिए बाउंड सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है। प्लीज अब शब्दों को पकड़ना सीखिए, क्या पूछा गया है, ठीक है। दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड। देखो मैडम बता रहा हूं आपको, मैं मुझे जब नहीं पता होता आई एडमिट, आई टेक टाइम, बट इफ आई एम सेकेंड टाइम्स इंसिस्टिंग इट मीन्स आई एम सुपर कॉन्फिडेंट नाउ। हाँ, दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को ओवरराइड तो नहीं कर सकती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते। Nevertheless, in determining the scope and ambit of fundamental right, the court may not entirely ignore directive principles. क्या हुआ कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, कम से कम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट मीनिंगलेस। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स, स्कोप एंड से दिस, ये वर्ड आप अलग से देखो, तो व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों का जब आप विस्तार, स्कोप बताने डिटरमाइन करेंगे, तो उस समय आप ऐसा नहीं है केवल उधर ही फोकस करेंगे, केवल फंडामेंटल राइट को फोकस करेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इग्नोर करेंगे। नो, एंड दिस इज द लाइन, बट शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड शुड अटेम्प्ट टू गिव इफेक्ट टू बोथ एज मच एज पॉसिबल। जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, जब भी कभी ऐसी बात हो, तो कोर्ट को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई ये इंफीरियर है या ये सुपीरियर है। उनको कोशिश ये करनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऐसा करना चाहिए कि दोनों को एग्जिस्ट कर पाए। इसे कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कितने लोग ऐसे हैं जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को समझना चाहते हैं, नहीं समझते हैं? 3 4, सही है। चलिए, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, सही है, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, और मान लीजिए उनका झगड़ा क्या निकल के आया कि किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए फूड हैबिट्स पर ही, पत्नी कहती कि मुझे ये पसंद नहीं कि मैं नॉन वेज ये खा कर आए, वो कहता है कि मुझे नॉन वेज पसंद है। झगड़ा इसी बात का, मामला बढ़ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोर्ट तक आ गई बात। अब एक तो है कि भाई हटो हटो कोई बात नहीं, नहीं पसंद तो अपने घर जाओ, तो अपने घर जाओ। अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बीच का रास्ता निकालना, उन दोनों को कोएग्जिस्ट कैसे करें। आम भाषा में समझा रहा हूँ, क्या मतलब, कैसे समझते हैं इस चीज को, कि भाई अगर तुमने नॉन वेज खाना है तो बाहर खा के आ जाया करो, घर पर आओ, पेश कर लो, बात खत्म। तुम भी अपनी फूड हैबिट में चेंज करो, इनको घर में प्रॉब्लम है, इनके सामने मत बताओ, इनके सामने मत लेकर आओ, तो ये भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। तो ये क्या हो गया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं लॉ में, कि अगर किसी लॉ फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ऐसे इंटरप्रिटेशन देना, इस तरीके से हल निकालना कि दोनों को ही एग्जिस्टेंस मिल पाए, उसको बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन।
सही है, करें द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड शुड अटेम्प्ट टू गिव इफेक्ट टू बोथ, दोनों की कोशिश करें, दोनों को ही इफेक्ट दे पाए जा पाए। इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाल के लाइए आप लोग ये। तो दिस इज द थर्ड केस ऑन दिस इशू। कर लेंगे आप लोग सीक्वेंस में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि इन द फॉलोइंग गिवन केसेस, तीनों को केसेस दे दिया गया आपको, या भी और केसेस आएंगे कि गिव द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू टाइम। पहले केस कौन सा आया, उसके बाद में कौन सा आया, फिर बाद में कौन सा आया। तो ईयर वाइज रखना बहुत मुश्किल काम है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो ईयर वाइज सभी केस रटना शुरू कर देंगे। अब जितने भी केस कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं उनके ईयर भी रट रहे हैं वो, कि पता नहीं यार किसके सीक्वेंस पूछ रहे हैं। अब कभी भी एग्जामिनर साहब आपसे ऐसे सीक्वेंस किसी की नहीं पूछेंगे, वो कहीं ना कहीं टॉपिक में रेलिवेंट होगा तभी पूछेंगे। जैसे इसमें 3-4 के सीक्वेंस में आ रहे हैं अब, तो इनकी सीक्वेंस पूछ लेंगे। आर्टिकल 12 में एक सीक्वेंस बनी थी, लॉ का डेवलपमेंट हुआ था, तो वहां की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो गई, वहां पूछ लेंगे। आर्टिकल 143 एडवाइजरी ओपिनियन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें जो रेफरेंसेस की सीक्वेंस है, पहला रेफरेंस कौन सा है, सेकंड, थर्ड, उसमें सीक्वेंस बनती है, वहां पूछ लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं है कि जितने भी केस लॉज हैं उन सभी के ईयर वाइज रटने हैं। नो, कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर एक लॉ सक्सेसफुली एक उसको फ्लो मिला है, उसको एक डेवलप हुआ है लॉ वहां पर, उसको तो वहीं पर सीक्वेंस याद करनी है आप लोगों ने। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने आ रहे हैं प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां का तो यूपीएससी का प्री क्वेश्चन है कि सीक्वेंस पूछो इनसे। जैसे प्रिएम्बल में जो 5 शब्द हैं आपके, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उनकी सीक्वेंस पूछते हैं आपसे। वो जस्टिस कैसा होना चाहिए, है ना, उसकी सीक्वेंस पूछते हैं आपसे। तो वो सीक्वेंस से बड़े माहिर हैं कि इन्होंने सीक्वेंस में याद किया है नहीं किया, उस फ्लो में याद किया है नहीं किया। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका कि रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, वहां पर एक सीक्वेंस बनती है। तो प्लीज, तो सीक्वेंस में याद रखना आप लोग इसको। पढ़े आगे, ठीक है, आगे चलिए। नाउ केरला एजुकेशन बिल आ गया। अब देखिए फिर कहानी यहां पर क्या आ गया कि यहां पर कोर्ट का व्यू क्या बन गया 1957 में, कि दोनों को ही इक्वल वेटेज देना चाहिए हम लोगों ने। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो करना चाहिए। नाउ द स्टोरी टर्न्स। यहां तक मतलब इनके आ गया कि ये अभी तक का निचोड़ है जो वहां लिखा मैंने, कि ऑल्दो इन द अर्लियर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट पेड लेस रिगार्ड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पहले उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल कम वरीयता दी, लेकिन अब जाके क्या आ गया कि वो दोनों एक दूसरे सप्लीमेंट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसे ही वो देनी चाहिए। यहां तक आ गया। अब देखो एक आया, इसको आप भूल जाएंगे एकदम, देखते भूल जाना। अमेंडमेंट आर्टिकल 31C। 31C अमेंडमेंट कौन सा है ये? 25th अमेंडमेंट 1971। भूलने का मतलब याद रखिएगा, प्लीज नोट डाउन। आर्टिकल 31C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अरे यार, ठीक। See, so this article 31C was added by the 25th amendment 1971. अब इसमें 2 क्लॉज हैं, ये भी आपको रटनी पड़ेंगी, रटनी नहीं, ध्यान रखना कम से कम। क्या है पहली क्लॉज, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? No law which is intended to give effect to directive principles contained in Article 39B and C shall be deemed to void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abuses any of the rights conferred by Article 14 or 19, meaning thereby what? Fundamental right कौन से? Art 14 and 19। ठीक, कि अगर कोई लॉ ऐसा है, कैसा? एक ऐसा, ये रहा 39B एंड 39C। जब मैंने कहा था, पढ़ा रहा था प्रीलिम्स के लिए, मैंने कहा था 39B और 39C को जरा अच्छी तरीके से याद कर लेना। सी क्या क्या 39B और सी देख लेते हैं एक बार। 39B ये था, पढ़ा था भी आपने, ओनरशिप एंड कंट्रोल, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good, ये था। और C क्या था? that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth। ध्यान आया? तो 39B and 39C
पर फोकस है इस अमेंडमेंट एक्ट का 39C का फर्स्ट पार्ट का। देखिए क्या लैंग्वेज है इसकी। No law which is intended to give effect to 39B and 39C। ऐसा कोई लॉ जो क्यों पास किया गया 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? लॉ समझ गए कौन सा लॉ है? लॉ किस लिए? 39B या 39C को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या वो इकोनॉमिक सिस्टम से संबंधित कोई लॉ है उसको इंप्लीमेंट करना है अब। और उसको इंप्लीमेंट करते हुए यदि आर्टिकल 14 और 19 आपके वायलेट होते हैं तो सुन लीजिए अभी आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट होते हैं तो उसको उसी ग्राउंड पर वॉइड नहीं घोषित किया जाएगा। मीनिंग देयर बाय व्हाट 39B और 39C को 39B और 39C को इस पर हम लोगों ने सुपीरियरिटी दे दी। These are 39B and 39C are important, more important than Article 14 and 19 कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कोई लॉ बनाया, कोई लॉ बना दिया किसके लिए? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ दिस लॉ इज वायलेटिंग 14 और 19। समझे आप? तो इन ऑर्डिनरी केस क्या होता? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13(2) दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। समझे आप? नहीं, आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और ब्रीचेस एनी राइट गिवन बाय दिस पार्ट। यही कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि इस भाग के दिए गए अधिकारों को हनन करती हो। यही बात कहता है ना। तो अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते, कोई लॉ बन रहा है और 14-19 का उल्लंघन कर रहा है, तो उस लॉ को डिक्लेयर क्या करेंगे? वॉइड घोषित कर देंगे। लेकिन 31C क्या कह रहा है कि नहीं करेंगे आप ऐसा। 31C इज गिविंग प्रोटेक्शन टू सच लॉज। 39C का जो फर्स्ट पार्ट है ऐसी विधि को, ऐसे लॉ को प्रोटेक्शन दे रहा है कि भैया तुम कर रहे हो 14 को वॉलेट करो, 19 को कर रहे हो करो। व्हाट इज द बिगर पर्पस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ 39B and C। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन इक्वलिटी। कैसे? सपोज कीजिए आप जमींदार साहब हैं, आपका लैंड आपसे छीना जा रहा है, आपसे कहीं ना कहीं आपकी राइट टू इक्वलिटी आपकी हनन हो रही है। और लेकिन हमें इंप्लीमेंट करना है इसको 39B को, हमें मेटेरियल रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑन द वन साइड आपका आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आपके आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। बट आर पर्पज इज टू इंप्लीमेंट 39B, देयरफॉर वी विल इग्नोर यू एंड वी विल इंप्लीमेंट दिस। आई बात समझ नहीं? ऐसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी कोई आ रही है। सपोज कीजिए इकोनॉमिक पॉलिसी में आया कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आ गई अभी, इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, या टैक्सेस की बात कर रहे हैं। टैक्सेस, सपोज कि टैक्स सिस्टम है हमारा कि 5 लाख से ऊपर वालों को टैक्स ले जाएगा। अब नाउ समवन इज अर्निंग 6 लाख, वो कहे मैं कमा रहा हूं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों टैक्स दूं? इससे टैक्स लो आप। आर्टिकल व्हाई आर यू ट्रीटिंग अस इन डिफरेंट वे? 14-19 भाई मैं भी कमा रहा हूं, ये भी कमा रहा है, इससे भी लो, मैं क्यों करूं? मैं, मेरी अपनी स्किल्स हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर के इकोनॉमिक सिस्टम से अगर रिलेटेड कोई लॉ है, और ये 39B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज को लॉ है अकॉर्डिंग टू 31C, तो 31C ने उसको प्रोटेक्शन दिया कि नहीं, इनको वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा। अब दोबारा लैंग्वेज पढ़िए इसकी। No law which is intended to give effect to directive principles contained in Article 39B and C shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent or takes away or abuses any of the rights conferred by 14 और 19। तो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? किन को समझ में नहीं? अब मुझसे पूछिए। 31 आप आगे भाग गई थोड़ा सा। अरे आप समझिए बात। अरे मैडम समझिए ना, अभी आई एम कमिंग। अभी ये 25th अमेंडमेंट है, इसके बाद में आया 42nd अमेंडमेंट। अब ये वाली बात समझिए, बताइए बस, इससे क्वेश्चन पूछिए बस। अगर यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज आगे बढ़िए। अभी मैं आ रहा हूं इस पर। अब ये आया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट
कि नो सच लॉ, ऐसा कोई नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। कि ये जो 30 ये सेकंड पार्ट आया, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा जो भ्रमित हो रहे हैं, 31C में 2 बार पहला अमेंडमेंट हुआ, 25वां उसने इसको जोड़ा, फिर बाद में आया 42nd अमेंडमेंट जिसको मैं बताने वाला हूं अभी, उसकी लाइन पढ़ रही हैं आप 42nd अमेंडमेंट की। तो प्लीज अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, वहीं पर आ रहे हैं हम लोग अभी। ये है सेकंड पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। इसने क्या कहा कि ऐसे किसी लॉ को क्वेश्चन ही नहीं करा जाएगा, मीनिंग देयर भाई यहां पर ये जुडिशियल रिव्यू का राइट लेयर खत्म कर रहे हैं उसका। अगर कोई ऐसा लॉ है जो 39B और 39C को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, तो उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं, नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन। अगर लॉ में ये डिक्लेरेशन दे रखी है कि भाई एक लॉ बनाया, ये लॉ कैसे, 39B और C को 39B और C को एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाया गया, और इसी लॉ में एक डिक्लेरेशन दे दी गई, इट इज hereby declared that this law is being drafted to implement 39B and 39C। तो अगर वो डिक्लेरेशन है, समझ गए आप डिक्लेरेशन के क्या इफेक्ट होगा, नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। उस लॉ को पर प्रश्न ही नहीं उठाया जाएगा, क्वेश्चन में लाया जाएगा, मतलब जुडिशरी विल नॉट सी इनटू डिटेल्स, जुडिशियल रिव्यू विल नॉट बी देयर ऑफ सच लॉ। अगर डिक्लेरेशन है तो उसका फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यह है 31C का सेकंड पार्ट, समझे आप। अब इसको चैलेंज किया गया फंडामेंटल राइट्स केस केशवानंद भारती केस में। तो ये इसके 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2। सही है, देखो भाई 31C एडिड बाय 25th अमेंडमेंट, इसके 2 भाग हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नाउ इट वाज चैलेंज्ड, it was challenged in fundamental right case and this part was held to be valid। 39B और 39C वाले पार्ट को, जो पहला पार्ट है, it was upheld, this is a constitutional part, no problem in that। लेकिन दिस पार्ट जो सेकंड पार्ट है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर ही ले लेता है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज समथिंग वायलेटिंग बेसिक फीचर। तो ये पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया और ये हो गया वैलिड हो गया। समझ आई बात। नाउ नेक्स्ट, अब आया साहब आपका 42nd अमेंडमेंट। बयालीसवां अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या कहा गया कि अभी तक उन्होंने फंडामेंटल राइट पर किन किन को वरीयता दी थी, 39B को, 39C को। अब इसने कहा नहीं, सब। दिस अमेंडमेंट फर्दर वाइडेंड द स्कोप ऑफ 39(1) एंड C। सही है, सो एज टू कवर ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि अब 39B और C पर नहीं, अब किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो you will not question on the this meaning superiority to DPSP, all DPSP are superior to fundamental rights now। समझ में आई बात नहीं है। whereas तो क्या हुआ, 25th अमेंडमेंट ने क्या किया, प्राइमेसी किसको दी, 39B और C को, बस। इसको और आपको हो गया ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 42 ने क्या कहा कि नहीं, ये अब हो गया। ये एक तो था 39B और 39C को इंप्लीमेंट करना, वो तो था 25वें अमेंडमेंट में। अब 42वें अमेंडमेंट कहा कि नहीं, कोई सा भी डीपीएसपी हो, वो लॉ अगर ऐसा लॉ बना रहे हैं और जो कि 1419 को डिस्टर्ब करेगा, तब भी वो लॉ वैलिड होगा। तो यहां पर क्या किया आपने, एक पूरे सेगमेंट को, पार्ट 4 को आपने सुपीरियर बना दिया। इट वुड प्रिवेल, ऑल डीपीएसपी वुड प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स नाउ। ये गलत था एक्चुअली, एंड दिस वाज हेल्ड इन केस ऑफ व्हाट, मिनर्वा मिल्स केस। इसकी जो है
मिनर्वा मिल्स, नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट केस केशव भारती केस आया था, अब यह है मिनर्वा मिल्स केस आया नेक्स्ट। इस केस में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बाय 4-1 मेजॉरिटी स्ट्रक डाउन 31C एज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट से जो भी चेंजेस किए गए वो उन्होंने खत्म कर दिए इस केस में, ठीक है। एज ऑन द ग्राउंड दैट इट डिस्ट्रॉयज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इससे बेसिक फीचर का हनन होता है। टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक पार्ट को आप एब्सोल्यूट प्राइमेसी दे रहे हो, आप डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स को आपने एब्सोल्यूट प्राइमेसी दे दी कि किसी भी डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाएंगे वो वैलिड होगा वो। इट मींस तो फिर कुछ रहा ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू क्या रह गई फिर। अब आपने एक लिमिटेड स्कोप दिया था पहले 39B और 39C का। 39B और 39C का एक बहुत बड़ा पर्पज है, लॉजिक समझ में आता है, ठीक है। 39B एंड 39C विल प्रिवेल, नो प्रॉब्लम, बट नाउ यू आर सेइंग ऑल द DPSC विल प्रिवेल। This is something you are giving primacy to other part. You are giving more value to one part in comparison to other. And this is what? To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution, which is the essential feature of the basic structure. So this is the Minerva Mills case. समझ बात आई है? तो ये इनका रिलेशन, ये फाइनली ये है कि हम किसी को भी अलग अलग वैल्यू नहीं दे सकते, सुपीरियर इंफीरियर नहीं मानेंगे, इनके बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उनके बीच में हार्मनी इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कर लेंगे आप लोग ये भी। समझ में आई आपकी यात्रा? ये चंपाकम दोराई राय से शुरुआत हुई, 25th अमेंडमेंट भी आया इसमें, 42nd अमेंडमेंट भी आया, मिनर्वा मिल्स केस आया, केशव भारती केस आया, इसमें इस तरह केसेस आए सब लोग। ये इसमें आप लोग, आई सजेस्ट यू टू प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक GN पांडे एज वेल, एक बार पढ़ लीजिए और फिर आपको बहुत शॉर्ट नोट बनाएंगे इनकी सीक्वेंस के। पहला केस चंपाकम दोराई राजन, फिर कामेश्वर, फिर री केरला, फिर 25th अमेंडमेंट, फिर केशव भारती केस, फिर 42nd अमेंडमेंट, फिर मिनर्वा मिल्स। इस तरीके से ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और फ्लो को देने के लिए आप याद कीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर याद करना सीखिए आप कम से कम ये। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस, वो शुरू में आ ही गया कि एक इन्फोर्सेबल है, दूसरा इन्फोर्सेबल नहीं है। और प्लीज इनके डिफरेंस के 3-4 पॉइंट वाइज करके आप इसको याद कीजिए इसको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी है, लेकिन एक फोबिया काइंड ऑफ डेवलप नहीं करना है आपने इसमें। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाने के लिए पर्वत उठाकर लाए थे, और वो बहुत मुश्किल काम दिख रहा है आपको, था भी मुश्किल एक पर्वत को उठाना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहरे में जाएंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे, तो उनको लेकर के आनी थी केवल संजीवनी बूटी, जो कि बहुत हल्की होती। लेकिन वो पहाड़ जो क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि उनके पास अज्ञानता थी। इसलिए गुड गाइडेंस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पास अज्ञानता नहीं है, तो आपका काम उतना ही आसान हो सकता है जितना कि जड़ी बूटी को उठा के लाना। अदरवाइज ये काम आपके लिए उतना मुश्किल हो सकता है जैसे कि पहाड़ को उठाना। तो काम आसान है, टास्क इज इजी, राइट, लेकिन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सबकी जानकारी अगर हमें होगी तो ये सिलेबस बहुत कम भी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हम क्वालिफाई भी कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ना है गलत है, बहुत स्मार्टली पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये ज़रूरी है। तो किसी भी डर को और भय को अपने मन में ना आने दें और जस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज़। गाइडेंस की जितनी बात है, जितना यूट्यूब के साथ पॉसिबल है, वो आपको कराया ही जा रहा है। आई बिलीव कि आप ये कर लेंगे आप ये भी। थैंक यू वेरी मच।